हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब जो है कुछ ही घंटों में आपका जो मैथ्स का पेपर होने वाला है। तो ऐसे में जो है आपका जो प्रिपरेशन मैथ्स को लेकर के अच्छे तरीके से होना जरूरी है, तभी जो है आपको जो मैथ्स में अच्छे जो मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो करवाने वाला हूँ मैथ्स का जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सीधा सीधे आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, हर एक स्टूडेंट से जो रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप जो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर जो है कंसंट्रेट के साथ साथ जो देखते रहना। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधा सीधे आपको जो एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं जो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + k y = 1 का एक अद्वितीय हल है, तो इसमें से आपको k का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अद्वितीय हल का क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ठीक है, तो a1 कहने का मतलब है कि 1 है, एंड देन a2 कहने का मतलब 3 है, और बराबर नहीं होगा b1/b2। तो b1 के जगह पे 2 है, एंड देन b2 के जगह पे कितना है k। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6। ठीक है, यानी कि k बराबर नहीं होना चाहिए -6, यानी कि एक का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो 2 का जो है डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि एक भी हल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा इतना बराबर 0 है। ठीक है, तो इसके जो किस तरीके के हल है, अविरोधी, विरोधी या फिर आश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें जो हम लोग को निकालना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 एंड देन c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 कहने का मतलब है कि 1/2 हो गया, एंड देन b1/b2 कहने का मतलब है कि ये देखो 3, एंड देन यहाँ से -5, तो यानी कि 3 हो गया और बटा में कितना हो गया -5। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे तो a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो इस केसेज में इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी हल। ठीक है, यानी कि 3 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे इसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं, यानी कि एक और केवल एक हल, इसमें जो होते हैं संगत होते हैं। ठीक है, इसका हल कैसा होता है, तो संगत, और संगत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी। ठीक है, और असंगत को हम लोग विरोधी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे पिछले के वीडियोज में कि सर बताइए विरोधी और अविरोधी किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल है। देखो अनंत हल का जो है कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, तो a1/a2 कहने का मतलब यहाँ पे देखो इसमें जो a1 कितना है तो 1 हो गया, और a2 कहने का मतलब 5 हो गया, बराबर b1/b2 यानी कहने का मतलब कि 2 और बटा में कितना k। ठीक है जी, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो k बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 4 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे पहली बात ये जो थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, इसको सुधार लेना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 2 के पावर x + y होना चाहिए था, एंड देन यहाँ पे 2 के पावर x - y होना चाहिए था। ठीक है, एंड देन बराबर में कितना लिखा हुआ है √8। तो √8 को क्या मैं इस तरीके से लिख दूं क्या, 2 का 3 पावर एंड देन 2 का 3 पावर कितना हो गया 8, और रूट का मतलब कितना 1/2। ठीक है जी, तो बेसिकली इसको जो है जब मैं इसके बराबर करूंगा तो कितना हो जाएगा, देख लो 2 के पावर x + y बराबर, यहाँ से देखो ये कितना हो गया, तो 2 का पावर में कर सकता हूँ 3/2, क्योंकि पावर में पावर जब होता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 है और ये भी 2 आधार में। ठीक है, तो अब मैं पावर से पावर को कंपेरिजन कर लेता हूँ, यानी कि x + y बराबर कितना हो गया 3/2 हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे हमने x + y बराबर 3/2 निकाला, तो सिमिलरली इतना बराबर इतना हम लोग कर रहे होंगे, तो यहाँ से आएगा x - y बराबर कितना 3/2। ठीक है, और जब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा y बराबर आएगा वो निकल करके आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 5 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति चाहिए ना, d बराबर निकाल लेते हैं। d कहने का मतलब कि b² - 4ac। ठीक है, तो b के जगह पे कितना है, तो 4 का स्क्वायर - 4, a के जगह पे कितना 4 है, एंड देन c के जगह पे कितना है 1। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल जो है वास्तविक और साथ ही साथ बराबर होते हैं, यानी कि 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो उसने कहा कि मूलों का योग, मैं मान लेता हूं कि इसका 2 मूल है, एक अल्फा एंड देन बीटा, तो इसका योगफल चाहिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ठीक है जी, और साथ ही साथ इसका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर, एंड देन अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के बराबर। ठीक है, तो a से a जो है निपट गया है, तो ऊपर में बचा -b एंड देन नीचे में बचा है c। ठीक है, तो -b चेक कर लो यहाँ पे कितना है, तो हो जाएगा माइनस एंड देन माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे 2 बार माइनस लगाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे हो गया माइनस एंड देन माइनस का 12 एंड देन बटा में सी, तो सी के जगह पे कितना है 18। ठीक है जी, यानी कि 12/18। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से सारे बच्चों जो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो 2 × 12 हो गया, 3 × 18, यानी कि 2:3, यानी कि 7 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में x के मान होंगे, यानी x बराबर क्या होता है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा जो है श्रीधराचार्य सूत्र है, जल्दी से जो बताइए। ठीक है, तो इसका जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही
जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन बटा में हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2a, ठीक है, यानी कि फाइनली सी नंबर ऑप्शन जो है राइट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, जल्दी से ध्यान से पढ़ो एंड देन इसका जो सोल्यूशन बताओ। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। देखो जब जब इसका मूल बराबर होता है तो इसके केस में d बराबर 0 होता है, यानी कहने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो यहाँ से 4ac बराबर मैं लिख दूंगा b स्क्वायर। ठीक है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटा में 4a, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी मैं मान लेता हूँ इसका दो मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछ रहा है जो कि किसके बराबर होता है, सी बटा ए, तो सी के जगह पे 1 है एंड देन ए के जगह पे कितना है 4, यानी कि इसका जो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द्विघातीय समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, इतना के मूल क्या है, वास्तविक एवं समान है, तो के का मान क्या होगा। देखो मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उसके केस में डी जो है इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो डी कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे कितना 9 एंड देन सी के जगह पे 4, ठीक है, और बराबर में 0, क्योंकि उसने कहा कि इसका जो मूल है वो वास्तविक के साथ साथ समान है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कितना हो गया 36k स्क्वायर और माइनस 4 गुने 9 चौके 36 में कर लेता हूँ और बराबर में 0। ठीक है जी, जब इसके लिए अगर मैं 36 से पूरे में भाग दे दूंगा तो कितना बचेगा, के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0, तो यहाँ से दो आंसर आ जाएगा, एक ठो प्लस 2 एंड देन एक ठो माइनस 2। ठीक है, यानी कि 11 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है, तो 12 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण इतना का विविधकर होगा, विविधकर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 4a के जगह पे 1 एंड देन सी के जगह पे कितना 50, यही हमारा हो जाता है विविधकर। ठीक है, तो माइनस 25 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 225 ही आएगा एंड देन इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 225 में से 200 घटाएंगे तो 25, यानी कि 13 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी बराबर क्या होगा, इसका मूल समान है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं मान लेता हूं कि इसका जो मूल्य है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको जो नोटिस कर सकते हो कि अगर इसका मूल्य समान है तो इसमें डी बराबर भी तो 0 होगा ना, तो डी कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है जी, तो लेकिन बी के जगह पे यहाँ पे ए है। ठीक है जी, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 और ए के जगह पे बी है एंड देन सी के जगह पे तो खैर सी ही है बराबर में 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4bc बराबर कितना ए स्क्वायर, तो इसको चाहिए क्या, सी बराबर चाहिए ना, तो सी बराबर में क्या लिखूंगा ए स्क्वायर एंड देन बटा में 4b, तो चेक कर लो ए स्क्वायर बटा में 4b कहाँ गया। ओके, तो यानी कि 14 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण पी एक्स बराबर इतना कि शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है जी, तो इसमें से नोट कर लो, माइनस बी के जगह पे कितना है 3 दिया हुआ है एंड देन ए के जगह पे कितना है तो 2 है, तो फाइनली कितना हो गया -3/2, यानी कि 15 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जल्दी से सारे बच्चों जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो 17 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है तो मूल होगा, तो इसका जो मूल है वो वास्तविक के साथ साथ समान है। ठीक है, तो अगर इसका मूल जो वास्तविक और साथ ही साथ समान है तो इस केस में क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात, क्या आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद है, हाँ याद तो होना चाहिए। क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। तो जब जब ये मूल वास्तविक और साथ ही साथ समान होते हैं तो उस केस में डी बराबर होता है इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो डी है यहाँ पे मैं रख दूंगा 0। ठीक है, यानी ये बेसिकली कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस बी बटा 2a, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चेक कर लो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुपद होगा। ठीक है, यानी कि वो वाला आपको द्विघात समीकरण बताना है जिसके दो मूल 3 एंड देन -3 है। ठीक है, 19 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका जब आप शून्यक निकालोगे यानी कि मूल निकालोगे तो 3 और -3 आएगा। ठीक है, चलो तो 19 का बी नंबर ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो फिर से मूल समान है इसका मतलब क्या है कि डी बराबर 0 होगा। ठीक है, तो डी कहने का मतलब है कि 3k स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे कितना 9 एंड देन सी के जगह पे 4 बराबर में कितना होना चाहिए
जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो यानी 9 से अगर मैं पूरे में भाग दे दूंगा तो यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर एंड देन यहाँ पे बचेगा 4 चौके 16 एंड देन बराबर में जीरो। ठीक है, तो इसको मैं 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। यहाँ से इसको मैं लिख रहा हूँ के स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में जीरो। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से जब आप आंसर निकालोगे तो एक बार प्लस 4 आएगा एंड देन एक बार माइनस 4 आएगा। ठीक है, यानी कि 20 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना बराबर जीरो के मूल वास्तविक और बराबर होंगे वह है, यानी कि ए का आपको मान निकालना है जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक और साथ ही साथ क्या हो, बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी बराबर जीरो कर देंगे। डी कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1 एंड देन सी के जगह पे 1 ए। ठीक है, और बराबर में जीरो। तो ये कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया एंड देन माइनस का 4a और बराबर में जीरो, यानी कि 4a बराबर कितना 16, तो a बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यानी कि 21 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इतना का विवेचक होगा, यानी कि डी बराबर निकालना। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे कितना 3√3 एंड देन सी के जगह पे √3। ठीक है जी, तो ये हो गया 100 माइनस √3 में से √3 गुना करेंगे तो 3 3 3 9 और 9 चौक 36। ठीक है जी, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यानी कि 22 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए इतना बराबर जीरो के मूल बराबर होंगे। तो बेसिकली मूल बराबर होंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बी कहने का मतलब है कि माइनस के का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4 ए के जगह पे 4 ही है एंड देन सी के जगह पे कितना 16 बराबर में कितना जीरो। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया के स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो गया चेक कर लिया जाए तो 16 गुने 16। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 16 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और बराबर कितना जीरो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए यानी के प्लस 16 एंड देन के माइनस 16, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे, प्लस का 16 एंड देन माइनस का 16। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, बेसिकली इतना के अगर मूल समान है तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जो है जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए जीरो। तो बी के जगह पे कितना है ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे कितना है तो बी है एंड देन सी के जगह पे तो खैर सी ही है। ठीक है, और बराबर में जीरो, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना, तो एक मिनट ए स्क्वायर यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कितना 4bc बराबर जीरो। तो चेक कर लो, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कि ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर जीरो, बिल्कुल, तो यानी कि 24 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2। ठीक है, इसमें का सार्व अंतर होगा। तो देखो सार्व अंतर निकालना सबसे आसान तरीका क्या है कि अगला पद में से जो पिछला पद घटा दो, यानी कि अगला पद कितना है -6, या फिर इसमें से भी इसको आप घटा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं घटा देता हूँ -6 में से कितना -10। ठीक है जी, तो ये तो हो गया +10, इसमें घटेगा 6 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस एपी का जो सार्वंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो कितना है तो 4 है, यानी कि 25 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि इसको S10 चाहिए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यानी कि n/2 कहने का मतलब 10/2 × 2a, तो प्रथम पद कितना है इसका तो 13 है, प्लस n-1, तो n कहने का मतलब है कि 10 है और 10 में से घटा देंगे तो 9 हो जाएगा एंड देन इंटू डी, तो डी कितना दिया हुआ है तो माइनस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 2 × 5 = 10। ठीक है जी, तो 5 इंटू और इधर देखो 13 दूनी 26 हो गया एंड देन माइनस, तो 9 चौक कितना हो गया 36। ठीक है, तो ये लो 36। ठीक है जी, अब कितना हो गया यहाँ पर से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -10 और गुने 5, तो कितना हो जाएगा -50, यानी कहने का मतलब कि 26 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है तो 27 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। तो सबसे पहली बात 12वां पद हमको चाहिए ना, तो 12वां पद को हम लोग लिख सकते हैं T12 यानी कि a + 11d। ठीक है जी, तो एक के जगह पे 14 है एंड देन प्लस 11 डी के जगह पे कितना है तो 9 में से जो है 14 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 14, यानी कि -5। ठीक है जी, तो ये हो गया 14 एंड देन 11 × 5 = 55, यानी कि -55, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि -41। ठीक है, तो 27 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 इस तरीके का है और प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग को जो S10 चाहिए, तो सारे बच्चों से निकल जाएंगे ना, जल्दी से जो कमेंट सेक्शन में करो, तो जल्दी से आप लोग जो है मुझे निकाल करके बताओ कि इस एपी का 10 तक पदों का योग जो है वो क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए 28 का जो है यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो मैं आपको जो आंसर सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है, ओके 2 7 12, जल्दी से जो आप सब जो कमेंट्स करिए तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप जो कैलकुलेट कर लेना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29
की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी कितना का nवां पद होगा। तो nवां पद जिसको हम लोग बोलते हैं tn, तो क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो a के जगह पे कितना दिया हुआ है 14 प्लस n माइनस वन एंड देन डी के जगह पे कितना है, तो 9 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है जी, ये हो गया 14 और ये हो जाएगा माइनस का 5n माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, तो 14 5 कितना हो जाएगा 19 माइनस 5n। ठीक है, तो इस एपी का nवां पद हो जाएगा 19 माइनस 5n, यानी कि 29 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद है। तो 12वां पद यानी कि T12 को मैं क्या लिखूंगा फिर से a प्लस 11d। ठीक है जी, तो a के जगह पे 5 है, 11 डी के जगह पे कितना है 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 और 11 33 और 5 कितना हो गया 38, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 25 है। एपी का छठा पद, तो छठा पद को हम लोग कितना लिख सकते हैं a प्लस 5d और कितना दिया हुआ है, तो छठा पद जो है 13 है और इसका जो 12वां पद है वो कितना है 25, यानी कि a प्लस का 11d कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को घटा लेते हैं, तो a से a इसको मैं घटा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल और 5 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6d बचेगा। ठीक है जी, और ये कितना होगा 25 में से यानी 13 में से 25 जाएगा तो माइनस का 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर 2। ठीक है जी, तो अगर d बराबर 2 है तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो 5 दूनी 10, यानी कि a बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो a बराबर 3 हो गया एंड देन d बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, तो एपी का 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 19d। ठीक है जी, तो a के जगह पे 3 रखूंगा एंड देन 19 एंड देन d के जगह पे कितना 2, तो 19 दूनी 38 और 38 दिन कितना 41, यानी कि 31 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में, जल्दी से जो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो 32 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में तथा उनका योग जो है 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 200 है, तो ये संख्याएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं 6 8 एंड देन 10, तो इसका योगफल देखो तो 24 है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 8 6 14 14 10 24। ठीक है, करा इनके वर्गों का योगफल 200 है, तो इसका वर्ग देखो 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64 एंड देन 10 का हो गया 100। ठीक है, तो इसके वर्गों का योगफल 200 है, चेक कर लो 36 64 कितना हो गया 100 हो गया एंड देन 100 इधर 200 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो यानी कि 33 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, इस चीज को हम लोग कैसे पता लगाएंगे, एपी से पता लगाएंगे। ठीक है, तो 1 है 3 है उसके बाद 5 है, इस तरीके से डॉट डॉट और लास्ट में 49 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका nवां पद कितना है 49, यानी कि टी एन बराबर a प्लस a के जगह पे कितना है 1 एंड देन प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी के जगह पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जाएगा तो 48, 48 में से 2 भागा देंगे तो 24 और 24 में से 1 इधर जाकर जोड़ देंगे तो 25। ठीक है, यानी कि n बराबर कितना हो गया 25। ठीक है जी, अब इसको क्या चाहिए, तो इसमें जितने सारे विषम संख्याएं हैं तो इसका योगफल चाहिए। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच जो 25 विषम संख्या है तो इसका योगफल चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि लगातार विषम संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो n के जगह पे 25 है तो 25 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 625, यानी कि 34 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का जो है 30वां पद है, तो 30वां पद चाहिए ना, तो 30वां पद को मैं लिखूंगा T30, यानी कि a प्लस 29d। ठीक है जी, तो यहाँ से a बराबर कितना है तो 10 है एंड देन 29 एंड देन d के जगह पे कितना है तो माइनस का 3 है। ठीक है जी, तो 10 और ये कितना हो गया 29 दूना 58 एंड देन 29 87। ठीक है, और 10 में से अगर माइनस 87 जाएगा तो माइनस का 77 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा चेक कर लो, तो 35 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। ठीक है, तो कितना संख्या जोड़ना है तो कह रहा है 200। ठीक है, तो 200 एंड देन 200 में से 1 जोड़ देंगे तो 201 हो गया एंड देन बटा में 2 हो गया। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं तो 100 हो गया और 201 में से 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 201 पर जो है 2 शून्य बैठा लो, यानी कि 20 और 100। ठीक है, तो 20 100 यानी कि 36 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको मैं सुधार करके आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और समांतर, यानी कि यहाँ पे समांतर नहीं बल्कि सारवंतर होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो एपी का nवां पद का जो क्या फॉर्मूला होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 38 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है यदि किसी एपी का पद ए यानी प्रथम पद ए तथा सारवंतर जो है डी है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल का क्या फॉर्मूला है तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 39 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि 1, 2 एंड देन 3 और इन सब का योगफल कहाँ तक, तो n तक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये लगातार प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, यानी कि 40 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, ये जो आप ये भी देख रहे हैं इसमें 34 में यानी कि लास्ट में कितना 34। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या है, यानी कि nवां पद कितना 34, तो nवां पद यानी कि tn बराबर a प्लस a के जगह पे कितना -10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी के जगह पे कितना -6 में से -10 घटा लो, तो -6 में से अगर मैं -10 घटा लूंगा तो बेसिकली कितना हो जाएगा, +10 में से 6 घटाना तो यानी कि 4 हो जाएगा। तो इस एपी का सार बनतर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 4। अच्छा जी, तो ये देखो इधर आ गया तो प्लस में यानी कि 34 और 10 कितना हो गया 44, 44 में से अगर 4 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, और अगर एक जोड़ देंगे तो 12। ठीक है, यानी फिलहाल जो यहाँ पे n बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कितने पद हो गए, तो 12 पद, यानी 41 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 ओके, तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ जो है समरूप है एवं क्षेत्रफल जो है त्रिभुज एबीसी का 36 है और दूसरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 49 है। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, मतलब कहने का मतलब कि दो त्रिभुज दोनों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो आपसे वर्गमूल कर लो तो संगत भुजा का अनुपात मिल जाता है। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 और 49 का वर्गमूल 7, यानी कि 6:7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 42 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, बेसिकली यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए था। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 और 64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो संगत भुजा का अनुपात पूछा, तो अभी हमने कहा कि इसका जो वर्गमूल कर लेना, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा एंड देन 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5:8, तो 43 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में एल एम पैरेलल एफ जी है तो एल ई बराबर क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि एल ई बराबर जो है एक्स है, तो क्या होगा कि एक्स बटे में 7.2 थेल्स पर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ 1.8 और बटा में कितना 5.4। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव में उड़ा देता हूँ तो 18 × 54 हो गया, तो बाकी के क्या हो जाएगा एक्स बराबर 7.2 और बटा में 3। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 44 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4 और 9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बस अब की बार क्या करना है कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो बस इसका स्क्वायर कर लो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है जी, एंड देन 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का 81 हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, तो 16:81, यानी कि 16/81, तो 45 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो 47 में क्या कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था। ठीक है, चलिए 48 की तरफ। तो 48 में देखिए कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3-4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखो अगर संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो बस उसका स्क्वायर कर देना, और अगर परिमाप का अनुपात पूछता है तो उसको कुछ नहीं करना है, जो अनुपात है वही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 48 का जो ए नंबर ऑप्शन 3:4 है, तो 3:4 ही ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर दिया है और इसमें जो है डी बराबर क्यू है और कोण आर बराबर कोण ई है, तो निम्नलिखित में से जो कौन सा सही है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज को समरूप भी देना चाहिए, बट यहाँ पे दिया नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो सुधार लेना। ठीक है, तो दो त्रिभुज है, एक का नाम है डी ई एफ एंड देन दूसरा का नाम क्या है पी क्यू आर। ठीक है जी, अब देखना जरा ध्यान से, डी जो है क्यू के बराबर, ये जो डी है ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और आर जो है ई के बराबर है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है आर ये किसके बराबर है, ई के बराबर। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है ही तो बेसिकली पी जो है एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 49 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो क्या होता है 1/4 बी √4a स्क्वायर एंड देन -b स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी ई पैरेलल बीसी, यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक त्रिभुज बना देता हूँ, ये रहा ए बी सी, इसमें जो है डी ई पैरेलल बीसी है, चेक कर लिया जाए डी ई जो है बीसी के क्या है पैरेलल है। साथ ही साथ एडी बटे डीबी, यानी एडी और डीबी जो कितना है 5/3, यानी कि ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो ए ई बटे ए सी पूछा है। ठीक है, तो ए ई कितना होगा 5 होगा और ए सी यानी कि ए सी, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, बट उसको चाहिए कौन सी, तो उसको चाहिए ए ई बटे ए सी, तो ए ई के जगह पे कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ई बटे अगर ए सी उसको चाहिए तो ए ई की जगह पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और ए सी की अगर हम बात करें तो ए सी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यानी कि 5/8 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो यानी कि 51 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो 52 में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC है तो x बराबर भाग, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे, यानी कि x/16, ठीक है, x/16 और बराबर होना चाहिए 34/17, ठीक है जी। तो 17 दूनी 34 यानी कि x बराबर कितना हो गया, 16 दूनी 32, ठीक है। यानी कि 52 का जो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण होंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो ए नंबर ऑप्शन सही है। और इसमें जो है दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। कैसे, देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इस 90 के बराबर हो गया, क्योंकि 30 + 60 हो गया 90। और साथ ही साथ वो बोला है कि यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, यानी कि इन दोनों का अंतर देखो 30 भी आया, ठीक है। सो फाइनली 53 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 54 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा, यानी कि प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थांश में, ठीक है, यानी कि चौथा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 55 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, तो 56 में कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तो एक्स वाला को हम लोग बोलते हैं भुज, एंड देन वाई वाला को बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो इसका जो है कोटि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 56 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि बिंदु 2,3 एंड देन -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच का दूरी जो हम लोग कैसे निकालते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - -2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस y1 - y2, यानी कहने का मतलब 3 - 3 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है जी। और ये तो बेसिकली 0 हो गया, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 57 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि बिंदु ए यानी कि 8,10 और 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 + x2, यानी कि 8 + 4 और बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 12/2, यानी कि 6 हो गया। और बाई की जगह पे कितना, तो 10 + 6, यानी कि 10 + 6 और बट्टा में 2 कितना हो गया 8, यानी कि 6,8 जो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो 58 का ए जो है सही जवाब है, ठीक है। की तरफ बढ़ते हैं 59 में क्या कह रहा है कि बिंदु वो -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो यानी इसमें भी कर लेंगे हम लोग x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि -5 - 1 का जो है होल स्क्वायर एंड देन प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 - 3 का होल स्क्वायर एंड देन पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो +1 हो जाएगा, तो +1 में से 5 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये 7 में से 3 घटेगा तो 4, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड देन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, और इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 4√2, ठीक है जी। तो बेसिकली 59 का कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो 59 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एक्स निर्देशांक, ठीक है। यानी कि 60 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि x बराबर समथिंग, यानी कि -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अगर x बराबर समथिंग रहे तो उस केसेस में लाइन जो होगी वो बाई एच के समांतर, यानी कि 61 का बी नंबर जो है राइट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2। तो x बराबर 2 सपोज करो कि यहाँ पे 2 है एंड देन y बराबर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसका लाइन कुछ इस तरीके से, इसका लाइन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लाइन जो है कैसी होंगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है। तो 62 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो 63 में क्या कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 63 का डी नंबर जो सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि जब a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a किसके बराबर होगा। cos a चाहिए ना, तो a के जगह मैं लिख सकता हूँ 90 - b। क्या लिख सकता हूँ 90 - b, क्योंकि यहाँ से a बराबर क्या होगा 90 - b, और cos 90 - थीटा क्या होता है, तो sin थीटा, यानी थीटा के जगह पे b, ठीक है। तो साइन भी चेक कर लो, 64 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर 3 थीटा बराबर 90 तो यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो cos थीटा कहने का मतलब है कि cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। यानी 65 का बी जो है सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो क्या यहाँ से मैं लिख
सकता हूँ कि cos थीटा बराबर 1/√2, और cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 67 का बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो 68 में क्या कर रहा है, कितना जो है किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात यहाँ से 9 से कॉमन करा जाए तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इतना का वैल्यू होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 68 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो 69 में क्या कर रहा है, इतना बटे इतना, तो इसका जो सबको पता होगा कि कैंसिल होने के बाद जो एक आंसर आ जाता है। ठीक है, एक को आप चेंज कर लेना, तो 69 का जो बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है। जल्दी से पहली बात जो इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जो देंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफी इजी सवाल है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से cos थीटा जो है किसके बराबर होगा, तो 1/sec थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कर रहा है कि 2 cos 60 डिग्री एंड देन इसका स्क्वायर। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 गुने 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। ठीक है जी, यानी कि 71 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करा है कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा, और यहाँ पे मैं एक गुना में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो साइन बटे cos बराबर कितना दिया हुआ है, साइन बटे cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये कितना होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना 1। तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 72 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, तो 73 नंबर में क्या करा है कि यदि साइन 2a बराबर 2 sin a, तो सब सत्य होगा जबकि a जो है किसके बराबर हो। सबसे पहली बात साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin a इंटू cos है। ठीक है, और बराबर में कितना लिखा हुआ है, तो 2 sin a लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 sin a से 2 टाइम्स ने कैंसिल, तो क्या हो गया cos a बराबर कितना, उधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलोगे कि सर cos 0 डिग्री का, तो cos से cos कैंसिल, तो यानी कि a बराबर कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि 73 का जो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 74 की तरफ। तो 74 में क्या करा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है जी, और बट्टा में आइए, तो बट्टा में 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ठीक है जी, तो ऊपर में हो गया कितना 2/√3, और नीचे में देखो लघुत्तम ले लेंगे तो 3 में एकम 3, 3 में से गया तो यानी कि 2/3। ठीक है, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये वाला जो 3 है ये सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी 3 और बटा में √3। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में √3 बचेगा सिर्फ। तो बताइए जल्दी से कि कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कि 74 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करा है कि 1 + tan स्क्वायर ए, तो सबसे पहली बात 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और sec स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए, बिल्कुल, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, और sin स्क्वायर ए सबसे ऊपर, बटा में cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, यानी कि 75 का डी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि tan 15, tan 20, tan 70 एंड देन tan 75। तो सबसे पहली बात इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू है वो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, क्योंकि tan 15 को और tan यहाँ पे कितना गया 75। ठीक है, तो इन दोनों tan में यानी tan 75 और tan 15 दोनों में से एक जो है चेंज कर देना, और साथ ही साथ इन दोनों में से एक ठो जो है चेंज कर देना। ठीक है, तो दोनों का जो है चेंज करने के बाद आंसर आपको जो है एक मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कर रहा है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू सबको पता होगा कि 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि 77 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है, यदि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान होगा यहाँ पे a होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात sin a बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ √3/2, और अब आप जल्दी से बताइए कि sin में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो sin में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो sin से sin निपट गया, तो ये बराबर कितना 60 डिग्री, यानी कि 78 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कर रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो 80 में क्या कर रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, देखो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, tan थीटा मतलब p/b, तो h बराबर यहाँ से निकल करके 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहिए sin, तो sin मतलब होता है p/h, तो p कहने का मतलब क्या है, तो p कहने का मतलब 3 है, और h कहने का मतलब 5 आएगा। ठीक है, तो 3/5 कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 80 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 में क्या कर रहा है कि cos 1, cos 2, cos 3 इस तरीके से 180 तक ये किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात इस सीरीज में cos बीच में जो है cos 90 डिग्री जरूर होगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि cos 90 का वैल्यू 0, और 0 में से अगर हम किसी भी चीज को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 81 का सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कर रहा है,
कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो स्क्वायर करो या फिर रूट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 82 का बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जब आप इसको चेंज करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बनेगा कितना, 0, यानी कि 83 का सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखो कि कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, बिल्कुल, और कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा एंड देन बट्टा में sin थीटा। ठीक है, एंड देन इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, sin थीटा और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे देखो ऊपर में मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों पे करना है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर में है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे में तो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, और ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 बार मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा फिर से, और नीचे में जो हमारा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक हो गया कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इसका जो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कर रहा है, कॉस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, तो इसका भी जो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि 85 का बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना 42। अब देखो कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी से फटाक से बोलो, 48 हो जाएगा, यानी कॉस 48 यहाँ से, और ये आगे इसके माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा कितना, 0। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कर रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 4/4, कहने का मतलब 1, तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो 87 में क्या कर रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1, एंड देन यहाँ पे जो है थीटा करके 90 डालूंगा कॉस के जगह पे, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 87 का बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी का लंबाई क्या होगा। तो भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ये सपोज करो कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, ये रहा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई, यानी कि ये रहा पतंग की डोरी का लंबाई जो कि हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर इस डोरी का लंबाई चाहिए तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो यानी कि ये वाला, यानी कि पी और ये क्या हो गया एच, तो साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कहने का मतलब साइन 60 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, पी कहने का मतलब है कि 100 एंड देन एच कहने का मतलब क्या है, तो एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने 2 यानी 200 बटा में √3, यानी कहने का मतलब है कि 88 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो 89 में क्या कह रहा है, 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खंबा है और इस खंबा का जो लंबाई है ऊंचाई है वो कितना है 12 मीटर है। ठीक है, तो जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो ये वाला जो आपसे एंगल पूछ रहा है, यानी कि उन्नयन कोण पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लगाऊंगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 12/4√3, यानी कि p/b, 4 थीटा कितना हो गया 12 और √3 से इसको कट करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि tan थीटा बराबर √3, और tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, यानी कि थीटा बराबर कितना, तो 60 डिग्री चेक कर लो, यानी कि 89 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि ये सपोज करो कि उदग्र खंबा है और इसका जो है लंबाई और साथ ही साथ इसका छाया का लंबाई क्या है समान है, तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण सपोज करो थीटा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो x/x कहने का मतलब 1 आएगा, और आपको पता है कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का, यानी कि 90 का सी सही है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है, दो खंबे 13 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक है, और यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तथा उनके सिरों के बीच की दूरी जो है क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात दो खंबा, एक 13 मीटर और एक 7 मीटर। ठीक है, तो ये रहा पहला खंबा जिसका ऊंचाई है 7 मीटर और ये रहा दूसरा खंबा जिसका टोटल ऊंचाई है 13 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, उसने बोला है कि समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं और उनके पादों के बीच का जो दूरी है वो 8 है, यानी कि ये वाला 8 है, तो इनके सिरों के बीच का दूरी चाहिए, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इसको चाहिए, मैं मान लेता हूँ कि x है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा ना, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और पूरा था कितना 13, तो अगर पूरा 13 है और ये 7 है तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसको ये वाला चाहिए ना, तो इस समकोण त्रिभुज में ये
वाला कैसे निकलेगा, तो ये बेसिकली हमारा कर्ण है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ठीक है। तो 6 का हो गया 36 और प्लस 8 का हो गया 64, ठीक है। और इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाक से बोलो 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 91 का बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कर रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी अभी हमने जो कराया, ठीक है। जब खंभे की छाया जब खंभे की छाया और खंभे की ऊंचाई जो दोनों बराबर है तो उस केस में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 45 डिग्री का, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो 93 में क्या कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी सपोज करो कि यहाँ पे मैंने जो है दो खंभा बना दिया है और एक का जो ऊंचाई है वो H1 है, दूसरा का H2 है, ठीक है। और दोनों के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु यहाँ पे सपोज करो ये है, और उसके बाद अगर मध्य बिंदु है तो यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है जी। और उसके बाद वो बोला है कि एक पर जो है 60 डिग्री बनाता है, दूसरा पे 30 डिग्री, यानी मैं मान लेता हूँ ये 60 डिग्री है और ये दूसरा 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको चाहिए H1 बटे H2। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस त्रिभुज में गया तो इस त्रिभुज में मैं लगाऊंगा tan 60, ठीक है। तो tan 60 अगर मैं लगा देता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, H1 और बटा में क्या होगा x, ठीक है जी। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो एक मिनट में tan 60 का वैल्यू यहाँ पे मिटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ √3, एक मिनट, ओके चलो। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ √3, तो कितना हो जाएगा, H1 बराबर कितना हो गया, H1 बराबर हो गया √3x, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल में आऊँगा तो इस ट्रायंगल में फिर से मैं लगा देता हूँ tan 30, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और बराबर में मैं कितना लिखूंगा, तो H2 और बटा में कितना लिखूंगा x। तो यहाँ से H2 बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, तो H2 बराबर जो आएगा यहाँ से कितना आएगा, जल्दी से फटाक से बोलो, तो x और बटा में √3 आएगा, ठीक है। तो अभी जो आप इसका ध्यान रखें कि H1 बराबर √3x आया है और H2 बराबर x बटा में √3 आया है, ठीक है। बट उसको चाहिए कौन सी, तो उसको चाहिए H1 बटे H2, ठीक है। यानी कि H1 ये रहा और इसके बटा में x बटे √3 में लिख देता हूँ, x बटा में √3, ठीक है। तो x से x कट जाएगा और √3 जो है ऊपर में गुना होगा तो जाकर के कितना बन जाएगा 3, तो यानी कि ऊपर में 3 हो गया और नीचे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 3:1, यानी कि 93 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई जो है बराबर है, तो ये फिर से आ गया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा π/4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है, तो ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 95 का ए सही है, ठीक है। आइए 96 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, उदग्र खंभे के छाया की लंबाई यानी सपोज करो ये हमारा उदग्र खंभा है और इसका ये छाया का लंबाई है, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो छाया का लंबाई है, उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है, यानी इसका जो छाया का लंबाई खंभे का √3 गुना। तो मैं मान लेता हूँ खंभे का लंबाई x, तो छाया का कितना हो गया √3x, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला मैं मान लेता हूँ थीटा, यही हम लोग को निकालना, ठीक है। सबसे पहली बार tan थीटा बराबर क्या होगा, x बटा में √3x, ठीक है। तो x निपट गया यानी कि 1/√3, ठीक है। तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री का, यानी कि 96 का 20 सही है, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये सपोज करो वृत्त है तो इसके केंद्र पर कितना बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या करा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, जो कि 9th क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में यदि TP और TQ ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर होगा, तो PTQ किधर है, ये रहा PTQ, ये वाला एंगल इसको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर मैं मान लेता हूँ ये x है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये दोनों अगर स्पर्श रेखा है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है। और वैसे इन दोनों का योगफल 180 होता है, तो यानी कि x अगर मैं इसको माना हूँ तो x + 110 बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 110 जो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। यानी कि PTQ बराबर कितना हो जाएगा 70। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 99 का बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, जो कि आखिरी सवाल है। तो आखिरी सवाल जो है इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। कह रहा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी कि ये सपोज करो कि हमारा O केंद्र वाला एक वृत्त है और इसके बाहर जो है कोई बिंदु P है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जो है मैं आपको जो है O केंद्र बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ एंड देन यहाँ पे जो केंद्र का नाम रख देते हैं O, ठीक है जी। और इसके जो बाहर वाला बिंदु है ये हमारा क्या है P, ठीक है जी। और बोला है कि वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है, ये देखो PA तथा PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ये वाला जो कोण है वो 80 डिग्री है, तो POA कितना होगा, POA यानी ये वाला कोण इसको चाहिए। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या कहा था कि इन दोनों का योगफल जो कितना होता है 180 होता है, तो अगर ये टोटल 80 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 होगा, तभी तो 180 होगा। तो 100 ये पूरे होगा, ठीक है। लेकिन इधर और इधर क्या होगा, तो आधा आधा, तो 100 का इधर ले लेंगे तो आधा कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये वाला कोण का नाम क्या है POA,
ओ है ना, तो POA और POA ही तो पूछ रहा है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल जो है कुल मिलाकर के मैंने जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जो टोटल 100 क्वेश्चंस जो करवा दिया है कंप्लीट, ठीक है। और आपके मैथ के पेपर में जो है अभी जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको जो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको जो 50 का सही सही जवाब देना होगा, ठीक है। तो अगर आपने जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे करा है तो उम्मीद है कि आप जो जाकर के एग्जाम में फोड़ोगे ही। तो चलो, अगर आपको जो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो जल्दी से उसको दोबारा से देख लीजिए। तो फिलहाल आप जो एग्जाम में जाकर के जो है धमाल मचा देंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।